साथियों, आप सभी का पंकज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट फेसबुक पेज पर स्वागत है। बिहार में एक निर्मम हत्या हुई है जिसे एनकाउंटर का नाम देकर दबाने की कोशिश की जा रही है। वो एनकाउंटर नहीं है, वह हत्या है और उसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। जो लोग भी इस हत्या में शामिल हैं, चाहे अधिकारी हों या नेता या पुलिसकर्मी, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर के जांच की जानी चाहिए और यह जांच भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए या कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में यह जांच होनी चाहिए, उनके सुपरविजन में। इसी विषय पर मैं आप सबके बीच लाइव हूं। शहीद भरत तिवारी के साथ उनके द्वारा न्याय की आवाज उठाने के खिलाफ जो अन्याय हुआ है, अगर हम न बोलें तो हम सब लोग अन्याय के साथ माने जाएंगे। इसलिए हमें इस पर बोलना, उनके उस बलिदान को याद करना, उसके महत्व को समझना देश को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। आप सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, जिससे कि हम लोग इस बात पर चर्चा कर सकें। और चर्चा कोई ऐसी नहीं है, बहुत साधारण सी बात है कि उस व्यक्ति को जब उसने हथियार फेंक दिया, फिर उसके बाद पुलिस वहां है, पुलिस ने जिसका काम रखवाली करना है उसने जान क्यों ले ली? कानून में कहीं भी पुलिस वालों को यह पावर नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दें जिस व्यक्ति से उनको कोई खतरा न हो उस समय। लेकिन यह एक ट्रेंड चल गया है। ये एक ट्रेंड चल गया है। लोग न्याय तो कहीं कर नहीं पा रहे हैं, वादे पूरा कर नहीं रहे हैं। कहीं किसान परेशान है, कहीं जवान परेशान है, कहीं एग्जाम देने वाले बच्चे परेशान हैं, कहीं प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को यह नकली एक परीक्षा में लेकर जा रहे हैं, ढकेल रहे हैं ताकि स्कूल बंद कर सके। हर तरफ ये लोग सबको केवल परेशान कर रहे हैं और इस नाते ही लोगों में इस तरह की भावना व्याप्त हो रही है कि आखिर न्याय कहां मिले। और जब न्याय के लिए किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई तो उसे कहीं नहीं सुना गया। यह केवल भरत तिवारी ही नहीं है जिन्होंने आवाज उठाई तो नहीं सुना गया। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और नहीं सुना जा रहा है। और ये सरकारों में बैठे लोग धूर्तता करते हैं, ये हम लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं कि न्याय करना तो अदालतों का काम है, वहां से न्याय नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं साथियों कि देश में इतनी लंबी सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, टोल प्लाजा से पैसे वसूलने के लिए अदालतें कितनी बनी, थाना कितने बने, कितने जजों की भर्ती के लिए बजट आया। यानी ये लोग न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय करना अदालत का काम तब होता है जब अदालत गठित हो, जब अदालत रहेगी नहीं। हाई कोर्ट के एक जज के सामने 300 केस आता है एक दिन में सुनवाई के लिए। अगर एक केस को सुनने में 5 मिनट लगाएंगे तो 1500 मिनट 25 घंटा, ये क्या हो रहा है? तो इसी वजह से न्याय नहीं हो रहा है। यह न्याय को रोकने का सुनियोजित षड्यंत्र है। और जब न्याय नहीं हुआ तो जनता में न्याय के प्रति
एक भावना होती है। न्याय न होने पर या तो लोग अन्यायी हो जाते हैं या फिर न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। जो न्याय के लिए संघर्ष करता है उसी को कहा जाता है कि वह धर्म के मार्ग पर है। भरत तिवारी धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। धर्म का मतलब पूजा पाठ करना, आरती नमाज करना ही नहीं है। वह व्यक्ति देश में न्याय के लिए मांग कर रहा था, और जो न्याय के लिए मांग कर रहा था उसके निहत्था हो जाने के बाद उन लोगों ने मारा जिन पर न्याय करने की, न्याय बहाल करने की जिम्मेदारी है, और जो इसको करने में फेल हुए। इसका मतलब है कि यह केवल हत्या नहीं है, यह न्याय के लिए की गई पुकार को बंद करने की हिंसक कोशिश है। यह राज्य के बहाने से की गई हिंसा है कि अगर कोई न्याय मांगने आएगा तो उसको मारा जाएगा। भरत तिवारी ने जो कुछ कहा है न्याय के लिए, वह तो हर कोई कहता फिर रहा है। किसी गांव में चले जाइए, शहरों के किनारे, शहरों का विकास के नाम पर जो किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, कहीं सही से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं जो सरकारी सेवा में लोग हैं उनके वेतन काट दिए जा रहे हैं, पेंशन काट दी जा रही है, जो ठेके पर रखे जा रहे हैं उनको भी सब कुछ नहीं दिया जा रहा है। एक परीक्षा ये लोग सही से नहीं करा पा रहे हैं, रोज पेपर आउट हो रहा है, बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। सारा काम केवल एक प्रयास से किया जा रहा है, बहुमत जुटाने का। इस देश में 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार अपूर्ण बहुमत की सरकार थी। यूजीसी आया, सवर्णों को अन्य से भिड़ाया गया, जनरल को अन्य से भिड़ाया गया। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं बार बार आप सबसे आग्रह करते हुए, सुझाव देते हुए आंदोलन कर रहा हूं कि किसी जाति समाज पर आरोप हम लोग न लगाएं, ये नेताओं की साजिश है। कोई भी व्यक्ति किसी और पर आरोप नहीं लगा रहा है, सरकारों से सवाल कर रहा है, और सरकार में जो इस समय है उनसे कर रहा है जिन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसी बीच इन्होंने क्या किया? इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा कर लिया। इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी से लोकसभा सांसदों को तोड़ने की बात आ रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़ दिया। यानी हम लोग इनके खिलाफ अपने पक्ष में न्याय की बात कर रहे हैं, अपने खिलाफ जो अन्याय इन्होंने कर रखा है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं, और ये इस वातावरण का प्रयोग अपने बहुमत जुटाने में कर रहे हैं। इतनी असंवेदनशील सरकार, इतनी संविधान विरोधी सरकार न्याय के लिए की गई पुकार करने वाले की हत्या कर रही है। यानी अभी अपने चरम तक पहुंच गए हैं। फूट डालो और राज करो तो था ही इनका। कठपुतली जातिवादी नेताओं को खड़ा करके एक दूसरे जातियों को गाली दिलवाओ, ये तो था ही इनका। अब यह भी आ गया कि अगर न्याय के लिए भी कोई व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसको ये हत्या करके खत्म करेंगे। साथियों, मैं भली भांति जानता हूं कि इस राज्य के पास, सरकारों के पास शक्तियों के दुरुपयोग के इतने तरीके हैं कि वो कई तरीके से दुरुपयोग कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से यहां एक निहत्थे व्यक्ति की हत्या की गई है, बिना इस बात की परवाह किए कि इसके बाद समाज में जब ये बात जाएगी कि वो न्याय की मांग कर रहा था और सबके लिए बात कर रहा था, वो कहीं जात की बात नहीं कर रहा था वो व्यक्ति, तो समाज में क्या माहौल बनेगा इनकी पार्टी और सरकार के खिलाफ, इसकी कोई परवाह नहीं। इससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि ये तानाशाही पर उतर गए हैं और तानाशाही किसी स्तर पर करेंगे। तो एक बात ये न भूलें कि राम मंदिर में चोरी हुई है, वहां एफआईआर नहीं लिखी गई, और जहां कहीं सरकारों में बैठे लोग काम नहीं कर रहे थे, एक व्यक्ति आवाज उठाया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह दिखाता है कि ये अपराध को बढ़ावा देंगे और न्याय की मांग करने वाले का मुंह बंद करेंगे। ये साफ दिखा रहा है। 9वीं पास डिप्टी सीएम क्यों बना था ये बताने वाले 7वीं पास को सीएम बनाए। इसलिए मैं अपने
साथियों से, अपने दर्शकों से हाथ जोड़कर कहूंगा कि इनके ट्रैप में अगर आने से बचना है तो आप किसी जात या धर्म के खिलाफ नफरत इनके कहने पर मत पालिए, उसको हटा दीजिए। और देखिए कि जो भरत तिवारी, शहीद भरत तिवारी सभी के लिए लड़ रहे थे, आज सब समाज उनके साथ खड़ा होगा। नहीं खड़ा होगा तो आप पुकार करिए कि क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन समाज को इनके कहने पर दोषी ठहराने की बजाय आप इनसे सवाल करिए कि भाई आपने विगत 12 वर्षों में किसके लिए कौन सा कानून बनाया, किसके लिए आपने कौन सा न्याय का रास्ता बनाया, कौन से अपराध को आपने रोक दिया। सड़कों का बन जाना विकास नहीं है। हां, अगर यह SC/ST वर्ग से होता तो इनके पाले हुए तमाम कठपुतलियां घूमती हैं अब तक और इनका मीडिया जो है भोपू सायरन बजाता। लेकिन इनको पता है ना कि इस बार असली नायक था वो न्याय मांगने वाला, इस नाते इन्होंने उस पर असली गोली चलाई है। जो नकली न्याय के पुतले इनके द्वारा खड़े किए गए हैं, जो एक दूसरे को गाली देने का कोई सामाजिक न्याय के रूप में पेश करते हैं, उन पर नकली गोलियां चलती हैं, वो पट्टी बांध के घूमते हैं, हमारे पर हमला हुआ था। ये पूरी तरह से इन्होंने समाज को रद्द कर दिया है, सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से करप्ट कर दिया है। तो एक बात ये न भूलें, व्यक्तिगत तौर से मैं यह मानता हूं कि भरत तिवारी ने जिस रास्ते को चुना है, हम सबको अभी वहां तक जाने से बचना है। लेकिन उस व्यक्ति ने किया ही क्या था? हथियार रखना अपराध है। हथियार रखने की सजा क्या है? आर्म्स एक्ट 1925 में 1 साल की सजा है, 2 साल की है, 5 साल की है। आपके अगल बगल मंत्रालय में तमाम रेपिस्ट बैठे हुए हैं जिनके लिए सजाए मौत है। लेकिन आपने उस व्यक्ति को बिना किसी जांच इंक्वायरी के पुलिस बल का दुरुपयोग करके इस धरती से हटाने की कोशिश की है। हटाने की कोशिश की है इसलिए क्योंकि ऐसे लोग शरीर से जाते हैं, उनके विचार अमर हो जाते हैं। तो भरत तिवारी हमारे नजर में अमर व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार के पार्टी पर कुर्सी पर कब्जा कर लेने के बाद अब बिहार को जंगल राज की तरफ ले जाया जा रहा है। नहीं, इन्होंने सबको इतना बांट रखा है और लोग इतने बटे हुए हैं कि सब तो अपने अपने में परेशान हैं। लेकिन सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होकर बोलना पड़ेगा। और जिस अन्याय के लिए भरत तिवारी आवाज उठा रहे थे, मैं उनके हथियार सहित आवाज उठाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरे पक्ष में होने न होने से परिस्थिति नहीं बदलेगी। परिस्थिति ऐसी है कि लोग न्याय न मिल पाने की वजह से, और न्याय नहीं मिलने में दोष किसी अदालत या किसी विपक्षी का नहीं है, सरकार में बैठे अधिकारियों का, नेताओं का और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से हो रहे उत्पातों का है। तो अन्याय जो बढ़ रहा है, उस अन्याय के कारण लोग अब न्याय के लिए इसी तरह के रास्ते पर आने को विवश होंगे और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। बिना किसी की बात सुने आपने हसदेव का पूरा जंगल काटने का निर्णय ले लिया। बिना किसी मांग के आपने SC/ST एक्ट बना दिया और उसको इतनी विस्तृत कर दिया, इतना विस्तृत कर दिया कि करोड़ों लोग फंसाए जा रहे हैं जेल में। लोग बिलबिला रहे हैं कि भाई हमारे पर केस हो गया, हम कहां जाएं। तमाशा करके रख दिया। लोगों के दिमाग में आ रहा कि वो तो फलाने केस लिखवा दिया इसलिए हुआ। फलाने केस नहीं लिखवाया, फलाने भले लिखवाया साथियों। लेकिन धन्यवाद अनिल कुमार मिश्रा जी दरभंगा से। क्षमा करिएगा, मैं मधुबनी दरभंगा नहीं आ पा रहा हूं, कुछ अति अनिवार्य कार्य आ गया है। हमारे राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्रेष्ठ श्री अनिल मिश्र जी वहां पहुंच रहे हैं। कल वो आपके यहां कार्यक्रम में रहेंगे। कुछ अपरिहार्य कारण आया है जिससे मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो यह बहुत सोचने वाली बात है कि भरत तिवारी जो कह रहे थे
उनके कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन बात तो सही है ना। तो उनकी हत्या कर देने से वो जो सही बात है वो कैसे खत्म होगी, जो न्याय की मांग वो कर रहे हैं। आप टैक्स वसूलने के लिए तो टोल प्लाजा लगा करके सड़क पर सबको रोक दे रहे हैं, लेकिन जब लोग उस टैक्स के बदले में सर्विस मांग रहे हैं तो आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आप हमसे टैक्स ले रहे हैं और सेना में अग्निवीर बना दिए, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, पुलिस की भर्ती नहीं कर रहे हैं, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, रेलवे का टिकट ट्रेन बढ़ा दिए भाड़ा, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, हर चीज आप बढ़ा रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब है कि खुली लूट हो रही है। और खुली लूट इस कदर हो रही है कि भगवान राम के मंदिर में लूट हो रही है, एफआईआर नहीं हो रहा है। यह सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है वो किसके लिए जीरो टॉलरेंस पर गई? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कि न्याय के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ? सोचिए कि जो यह वादा कर आया था कि वो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखेगा, वो भ्रष्टाचार को तो खूब बढ़ावा दे रहा है, भ्रष्टाचारियों को गोदी में बैठा ले रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ या न्याय के लिए कोई आवाज उठा रहा है तो चाहे वह पत्रकार हो या कि कोई स्वप्रेरित व्यक्ति, उसके खिलाफ ये लोग जीरो टॉलरेंस पर जा रहे हैं और कानून और संविधान की धज्जी उड़ाते हुए एनकाउंटर के बहाने से हत्या करवा रहे हैं। लेकिन ये न भूलें कि जैसे भूख लगने पर 2-4 लोग भूख से मरते हैं, लेकिन मानवता भोजन की व्यवस्था कर ही लेती है, जैसे प्यास लगने पर 2-4 लोग पानी से के अभाव में मरते हैं, लेकिन मानवता 100-200 फीट जमीन खोद लेती है, वैसे ही इस देश की जनता को अब न्याय चाहिए। तो आप कितनों को गोली मारेंगे? और ये न्याय आने से सत्ता में बैठी राजनीतिक दल भाजपा रोक रखी है। ये आप जो न्याय को रोक रखे हैं, लोग इसके लिए शहादत देंगे, फिर भी इसके लिए मांग करेंगे, लड़ेंगे। आप जो जनता को बांट करके कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी SC/ST एक्ट के नाम पर, कभी UGC के नाम पर बरगला रहे हैं, और जो आप मीडिया अपने कंट्रोल में कर रखे हैं, लोग उसकी सच्चाई को समझ रहे हैं। साथियों, मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, दिल्ली के उत्तम नगर में एक खटीक की हत्या हुई थी मुसलमान के द्वारा। जो टेलीविजन चैनल उस खबर को हफ्तों महीनों दिखाए थे, वो टेलीविजन चैनल आज भरत तिवारी की हत्या पर चुप हैं कि दिखा रहे हैं? ये जरूर देखिए, क्योंकि ये लोग उन्हीं घटनाओं को दिखाते हैं जो इनके नैरेटिव के लिए काम आती हैं। यानी ये खबर नहीं दिखाते, ये घटनाओं के जरिए अपना एजेंडा चलाते हैं, और जहां कहीं घटना घटी हो और एजेंडा सूट न करे वहां नहीं दिखाते हैं। जी बिल्कुल यतेंद्र कुमार मिश्र जी, मैं तो भली भांति इस बात को मानता हूं कि कमलेश तिवारी की हत्या कोई मुसलमान नहीं किया था, ये लोग करवाए थे, क्योंकि कमलेश तिवारी वास्तविक हिंदुत्व की बात कर रहे थे। इन लोगों को तो राम मंदिर के चंदा और चढ़ावा की चोरी करने वाला हिंदुत्व चाहिए था। इन लोगों को तो ब्राह्मणों को भारत से भगा देने का डर दिखाने वाला हिंदू राज चाहिए था। इन लोगों को तो मुसलमानों के 2-4 घर तोड़ करके ब्राह्मणों को खुश करने वाला हिंदुत्व चाहिए था, और फिर उनको गर्त में डालने वाला, माहौल बनाने वाला अवसर चाहिए था। कमलेश तिवारी को लग गया कि असली हिंदुत्व जो होना चाहिए उस पर बात हो, इस नाते उनका गला रेता गया। राजभवन के बगल में इतने बड़े हिंदूवादी नेता का गला रेता गया, जिसके राज में हिंदूवादी नेता सुरक्षित नहीं है, वो कहता है कि हम बहुत अच्छा राज चला रहे हैं। तो अपने मुंह में आप मिट्ठू बनना है, लेकिन एक बात पर ध्यान रखिए कि हम लोगों को इन घटनाओं में उलझा रहे हैं, अपने लिए बहुमत की जुगाड़ कर रहे हैं। तो आप इस बात को जरा सोचिए कि जब ये अपने लिए बहुमत का जुगाड़ कर रहे हैं तो इनका इरादा क्या है, और अपने लिए बहुमत जुटाने के लिए पार्टियों को तोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ रहे हैं।
मैं जो देख पा रहा हूं ये 1857 की क्रांति के ठीक पहले वाला वातावरण इस देश में चल रहा है। ठीक पहले वाला 1857 की क्रांति के ठीक पहले लोगों को लगता था कि अन्याय हो कहां से रहा है, सही हो जाएगा। बाद में पता चला कि जिसके हाथ में सारी पावर है अन्याय वही करवा रहा है। ये लोग इस हद तक गिर गए हैं। किसी भी शहर के चारों तरफ जाकर देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं। अगर सरकारी तंत्र अधिग्रहण कर रहा है तो मुआवजा के लिए किसान दर बदर भटक रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जितने मुकदमे हैं उसमें इस समय 70% मुकदमे सरकारों के खिलाफ हैं और ये जज भर्ती नहीं करते हैं और फिर कहते हैं कि अदालतें निर्णय नहीं कर रही हैं। जब आप ही के खिलाफ मुकदमे हैं, यानी आप ही के खिलाफ अन्याय की शिकायत है, तो सत्ता में बैठे हैं न्याय दे दीजिए। ये लोग न्याय तंत्र को शिथिल कर रहे हैं और न्याय की आवाज को दबा रहे हैं। इसलिए इस बात को इनके सामने रखा जाना चाहिए कि आप जिस्म को मार करके रूह की आवाज को नहीं रोक पाएंगे। वो आवाज निकलेगी और निकलती जाएगी। भाजपा प्रचंड बहुमत में हो करके इस देश को अपने बहुमत के अनुपात में बर्बाद कर रही है और इस नाते सभी के लिए जागना जरूरी है। सब लोग जागें। आज जिस तरह से इन्होंने बिहार में घटना को अंजाम दिया है और इसके बाद जिस तरह से चुप्पी साध लिया इन्होंने, उससे दिखाई दे रहा है कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति की जान इनके लिए कितनी हल्की है। समाज के लिए न्याय की बात करने वाले की जान इनके लिए कितनी सस्ती है। जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए, मैं जात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्त उस समाज की बात कर रहा हूं जो अन्याय से बिलबिला रहा है इस समय और जिसमें लगभग सभी जातियां आती हैं। तो जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए न्याय की बात कर रहा है उसको आप इतने सस्ते में समझेंगे, इतने हल्के में समझेंगे। आप इस मुगालते में मत रहिए। सत्ता आपको मिली है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप न्याय की आवाज को हल्के में लेंगे। यह आवाज बढ़ेगी और भरत तिवारी की शहादत को अनमोल हम लोग साबित करेंगे कि वो अनमोल रही है। उनकी शहादत से एक ऐसी ऊर्जा खड़ी हुई है जो इस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अन्याय को भेदने में, नष्ट करने में और समाज को इनके खिलाफ जागृत करने में निश्चित रूप से सफल सिद्ध होगी। और यही भरत तिवारी के लिए असली श्रद्धांजलि होगी। भरत तिवारी को पहले ही अंदेशा था कि वहां का इलाकाई एसडीएम जो है हत्या करवा सकता है, फिर भी कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं। साथियों, दो घटनाओं को एक साथ देखिए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर कोई एफआईआर नहीं और जिस व्यक्ति पर एक भी एफआईआर नहीं थी उसके द्वारा न्याय की आवाज उठाने पर गोली मारी गई। ये संविधान की सत्ता है? ये हमारे समाज की सत्ता है? ये देश की सत्ता है? बिल्कुल नहीं। ये सत्ता पर कब्जा करने के भाव से सत्ता पिपासुओं की कब्जा है, सत्ता है। यकीन मानिए इस खबर को सुनकर के मन इतना दुखी हो रहा है और कहने को तो यह कहा जा सकता है कि ये इतने बुरे हैं नहीं सोचा जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी कई गुना ज्यादा बुरे हैं ये। क्योंकि जिस समय ये यूजीसी लाकर सबको भरमाए उसी समय अपने लिए दिल्ली में पूर्ण बहुमत जुटाए। इस बात को मत भूलिए। बिल्कुल राकेश तिवारी जी, बिना सरकार के इशारे के, मौन सहमति के, प्रत्यक्ष सहमति के, प्रभावी सहमति के एनकाउंटर नहीं हो सकता। और ये एनकाउंटर नहीं है तो हत्या है। अपराधियों को जब एनकाउंटर कर रहे थे ना तो हमारे जैसे कानून के विद्यार्थी समझ गए थे कि ये माहौल बना रहे हैं
पहले 2-4 अपराधियों को ही मारेंगे ताकि जनता ताली बजा दे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फिर इसके बाद ये अपराध के खिलाफ बोलने वालों को मारेंगे। ये तो जनता अभी ताली बजाई लेकिन सतर्क है, और लोग भेद कर रहे हैं कि कहां कौन अपराधी मारा गया और कहां कौन निर्दोष मारा गया। लेकिन ये चाहते हैं कि देश भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाए। यूजीसी कानून के पीछे की पूरी सच्चाई यही है। इसलिए मैं अपने सवर्ण समाज, सामान्य जन के साथ साथ ओबीसी समाज के भाइयों से, एससी एसटी समाज के भाइयों से सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने वर्ग भेद को भूलिए और इस सरकार के द्वारा जो संविधान विरोधी आचरण किया जा रहा है और उस आचरण पर कहीं आप लोग आवाज न उठाएं। इस नाते टुकड़े टुकड़े में बांटकर जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उस सबके खिलाफ आप आवाज उठाइए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक इनके अन्याय की ये रफ्तार कम होनी तो रोकनी तो दूर कम नहीं होगी। इसलिए हम सबका जागृत होना और इनके द्वारा जो ये सुनियोजित तरीके से न्याय की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस क्रम में भरत तिवारी जी की धोखे से हत्या करवाई गई है, इस तरह के इनके कुकृत्य नहीं रोके जा सकेंगे। और इनके खिलाफ आवाज उठाना, लोगों को जागरूक करना, एक दूसरे के साथ जुड़ने के महत्व को समझाना और न्याय की आवाज को आगे बढ़ाते रहना, यही हमारे उस शहीद भाई के लिए हम सब की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि इतनी चिर युवावस्था में देश और समाज के लिए शहादत देने वाले भाई को प्रभु अपने श्री चरणों में जगह दें। निश्चित तौर से उनका जीवन छोटा रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि कानून की धाराओं में उस व्यक्ति ने जो हथियार उठाया वह अपराध होगा, लेकिन फिर 2 बात और कहूंगा कि वह अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उसके बदले में एनकाउंटर किया जाए, और जब हथियार फेंक दिया तो इनकाउंटर तो कहीं कानून सम्मत है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात कि न्याय की पुकार करते करते या तो लोग सुसाइड कर रहे हैं और या फिर अब हथियार उठाने लगे हैं, तो इस न्याय को न देने की जिम्मेदारी किस पर है? इस अन्याय को बनाए रखने के लिए गुनाहगार कौन है? अगर न्याय की पुकार करने वाले को गोली मारी जा सकती है, तो जिन्होंने न्याय को बंद कर रखा है, अन्याय स्थापित कर रहे हैं, उनके लिए कानून में क्या सजा होनी चाहिए? इस पर बात उठेगी। जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की उनके लिए तो सजा है, लेकिन जो चोरी के होने पर सूचना मिलने पर एफआईआर नहीं दर्ज करने दे रहे हैं, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? बात इस पर होगी। लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी इतनी गिर जाएगी, कल्पना तो छोड़िए, अब तो ये हकीकत में दिख रहा है। इसलिए अब इस पर सवाल मत करिए, इस पर यह मत पूछिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी जो हो रहा है इससे भयानक होगा, आप अगर नहीं जगे तो। इसलिए इस शहादत के मोल को समझिए, जागिए आप लोग। एक कोई अधिकारी कह रहा है कि ये किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं है, मैं भी ब्राह्मण हूं। अरे ब्राह्मण तुम छोड़ो, एक बेगुनाह की तो हत्या है ना, एक न्याय की आवाज उठाने वाले की तो हत्या है ना। अगर वह व्यक्ति मानसिक तौर से अस्वस्थ था तो वह तो इलाज के लिए अधिकृत था, और जिस तरह का वातावरण चल रहा है जिसमें तमाम लोग सुसाइड कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे नीट का पेपर फेल होने पर, आउट होने पर सुसाइड कर रहे हैं,
सुसाइड करने वाली पोजीशन में जाने वाले को आप क्या बोलेंगे? अगर उस समय पर उसकी बात सुन लेंगे तो पागल तो बोलेंगे ना। तो लोगों को पागल जाने की करने के लिए गुनाहगार कौन है? हमारी सरकार आई तो जो उन्होंने ऐसी बातें की, सरकार क्या करता है? ये सब सवाल उठा पड़ेंगे और एक चीज से बचना होगा, जाति धर्म के तमाम झगड़े ये करवाएंगे, उससे बचना होगा, क्योंकि यही इनकी राजनीति का आधार है। लाशों की राजनीति करने वाले लोग करवाएंगे ऐसा, हमको आपको बचकर चलना है। एक बार फिर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भाई भरत तिवारी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको इतना सामर्थ्य दें कि हम उनके शहादत का सम्मान कर सकें। और शहादत का सम्मान एक ही चीज में है कि जिस न्याय की वो मांग कर रहे थे वह न्याय न केवल उस इलाके में बल्कि पूरे देश में सबके लिए सुलभ कराया जाए। चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देते हुए भी उस लक्ष्य को हासिल किया जाए। उस लक्ष्य का हासिल किया जाना ही हमारे उस भाई के शहादत को सच्ची और असली श्रद्धांजलि होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम।